नमस्कार। आप देख रहे हैं बतकही और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। एक तो नेताजी की कड़वी जुबान और ऊपर से चुनावी मौसम। अच्छा, हमको यही लग रहा है कि शायद यही देखकर किसी ने मुहावरा बनाया होगा कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। क्या बताएं, ऐसी ऐसी बोली कि सुनते ही कान में दर्द हो जाए, और दर्द ही नहीं, कभी कभी तो लगता है कि कान में ब्लास्टे हो जाएगा। नेताओं की बदजुबानी अब लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। सवाल इस बात का नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे रहा है, सवाल तो यह है कि हम कुछ भी सुनने को आदी हो चुके हैं। लोकतंत्र की यह ऐसी नियति है कि जिसके जंजाल में हम लगातार जकड़ते जा रहे हैं। आप कैसे चले उधारी हैं, आप कैसे हिंदू हैं जो आज अपना गोत्र तक बता नहीं सकता। आप कहते हैं आप चले उधारी हैं। कड़क चाय, नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझते ही नहीं। 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई। उस वक्त के प्रधानमंत्री की उम्र बताकर कहते थे कि उनकी उम्र के करीब जा रहा है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आज का रुपया। इसको आराम जो बहुत कर दे, बहुत मोटे हो गए, हमारे मध्य प्रदेश के बेटे दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का खाकी रंग का है। 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे। सियासत में ऐसे भी जुबानी जंग चलती ही रहती है, लेकिन माहौल अगर चुनावी हो तो फिर कहने ही क्या। जुबान के मानो सभी बैरियर टूट जाते हैं, जिसे जहां जब जो मर्जी आता है बक देता है। बोलने से पहले नेताजी ना तो समझते हैं और ना ही सोचते हैं। अब चाहे जो असर पड़े, बयान देने में कोई किसी से पीछे नहीं है। हर पार्टी में ऐसे बयान वीरों का बोलबाला है। बड़े बड़े पदों पर बैठकर लोग बेतुके बोल बोल रहे हैं। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। हालांकि ये तो है कि नेताजी इतना जरूर जानते हैं कि बयान देने से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर कार्रवाई का डर होता तो बोलने से पहले 1000 बार सोचते। बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, और पब्लिसिटी मिल जाएगी वो अलग से। अब मैं उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहती थी। मैं प्रोवोकेटिव स्पीचेस कभी नहीं देती हूँ, और ना वो स्पीच प्रोवोकेटिव है। अगर आप देखें तो वो मुझसे मेरे ऊपर आरोप ये डाला गया कि मैंने उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे। यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। यूपी के सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और अश्वनी चौबे, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती। विवादित बयान के मामले में पक्ष विपक्ष की सारी सीमाएं टूट गई, यानी यहां पूरी एकता दिख रही है। चलिए, जब बिगड़े बोल की बात कर रहे हैं तो यूपी में रामपुर वाले आजम खान की भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या बताएं, जया प्रदा पर निशाना साधते हुए आजम खान ने विवादित बयान की सारी सीमाएं तोड़ दी। जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, उसकी असलियत समझने में
आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का खाकी रंग का है। आजम ने बयान ही ऐसा दिया था कि चारों तरफ से इस बयान की निंदा होने लगी। हालांकि समाजवादी पार्टी और आजम खान के समर्थक फिर से बेतुकी दलील देते रहे। सार्वजनिक जीवन में माताओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। चुनाव जीतने के लिए इतनी नीची और ऊंची भाषा का शब्द का प्रयोग कभी नहीं करते। मेरी मांग है, अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है, तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। आजम खां का बयान अत्यंत शर्मनाक है, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। एक नेता ऐसा है कि महिलाओं को अभद्र शब्द इस्तेमाल करने वाला एक आजम खान है। एक असुर से, एक तामसी राक्षसी मनोवृत्ति के व्यक्ति से, एक झूठे से, एक दोहरे मापदंड के व्यक्ति से आप क्या आशा कर सकते हैं? चुनाव के दरमियान ऐसे बिगड़े बोल पर होता तो ये था कि आयोग एक नोटिस करता था जिसका जवाब नेताजी के पीए आयोग को भेज देते थे। लेकिन इस बार जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो कार्रवाई की गई। किसी के 2 दिन तो किसी के 3 दिन प्रचार करने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इससे हालात सुधरते नहीं दिख रहे, क्योंकि जिस हद तक और जिस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं, उससे लगता है कि इन्हें अभी और सख्त कार्रवाई की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव के दौरान जमकर जुबानी जंग हो रही है, यहां तक तो चलिए ठीक है, लेकिन बात उससे भी आगे बढ़ती दिख रही है। अब नौबत जो है वो हाथापाई तक आ गई है। अच्छा, आप तो यही सोच रहे होंगे कि नेतवन सबके बीच में मारपीट हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मामला लीडर बनाम पब्लिक का हो चुका है। आप भी देखिए। बिल्कुल बीजेपी की ओर है। और आपने देख लीजिए उनकी फेसबुक आईडी वगैरह, जो लड़का था वो बिल्कुल बीजेपी नेताओं के साथ जुड़ा हुआ आदमी है। मैं मानता हूं कि बीजेपी की चाल हो सकती है कि हार्दिक की सभाओं में अराजकता का माहौल फैलाया जाए। रेल की जब 2 पटरियां आपस में मिल जाएं, नदी के 2 किनारे मिल जाएं, तो भला कौन हैरान नहीं होगा? आप नहीं होंगे। आजकल ऐसा ही हो रहा है। अरे राजनीति में नहीं होगा तो और कहां होगा? जी हां, कल तक एक दूसरे के नाम से चिढ़ने वाले, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले, देख लेने दिखा देने की धमकी देने वाले अब एक साथ आ गए हैं। और ना केवल एक साथ आए हैं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान में जमकर गान भी कर रहे हैं। हैरान मत होइए, अरे यही है ना पॉलिटिक्स। आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। नेताजी ने कहा कि आप हमारे बीच आई हैं, हम आपका आदर करते हैं, और जिस तरीके से आपने मतदान और चुनावी समय पर आए हैं, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नेताजी कह रहे थे। देखिए, ये तो अच्छी बात है जब इन दोनों के बीच में हम लोगों को ये खबर मिलती कि काफ़ी तनाव रहा, इनका इतिहास रहा है काफ़ी पुराना, और अखिलेश जी में और मायावती जी में दोनों ने बहुत बड़प्पन दिखाया, साथ आए। जय भीम, जय लोहिया, जय भारत। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद, मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं।
जिंदाबाद। क्या नदी के दो किनारे आपस में मिल सकते हैं? दो ध्रुव क्या एक जगह हो सकते हैं? सूरज कभी पश्चिम से निकल सकता है क्या? पानी में कभी आग लग सकती है क्या? अगर आप कहेंगे नहीं तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है। यकीन नहीं होता है तो इन तस्वीरों को देखिए। हमें मालूम है कि इस तस्वीर को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। ये तस्वीर दरअसल दो धुर सियासी विरोधियों की एक होने की तस्वीर है। ये तस्वीर है एक मंच पर बैठे मुलायम और मायावती। 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके सपा का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे सभासद होकर में हमारे लिए वोट मांगने आई हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवाद का अभेद किला मैनपुरी। मंच पर एक तरफ बैठे हुए आधुनिक समाजवाद के खेवैया मुलायम सिंह यादव, दूसरी तरफ समाजवाद की सल्तनत के सियासी उत्तराधिकारी अखिलेश यादव और बीच में बीएसपी अध्यक्ष मायावती। देश की राजनीति को इस तस्वीर के लिए 24 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। अब आखिरी बार हम खंडर रहे हैं आपके कहने से, तो भारी बहुमत से आखिरी बार जिता देना। जिताओगे क्या? भारी बहुमत से। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमने तो बहुत भाषण गाँव क्षेत्रों में दिया है, मैनपुरी में। आज हमारी आदरणीय पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश की नदियों में न जाने कितना पानी बह गया। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने राज्यपाल और मुख्यमंत्री बदल गए। सत्ता के कितने समीकरण बने और बिगड़ गए, लेकिन वो ना हो सका जो मैनपुरी में हो गया। दरअसल समाजवादी पार्टी की रैली में बीएसपी सुप्रीमो ने शिरकत की और धुर विरोधी मायावती और मुलायम सिंह जमकर एक दूसरे की शान में कसीदे पड़े। मायावती जी, मुलायम सिंह जी वहाँ एक हुए हैं तो बीजेपी का तो नींद हराम है। जब इन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में गठबंधन किया, जिनका डीएनए टेस्ट करा रहे थे, डीएनए खराब बता रहे थे, ये इसी तरह की भाषा बोल रही हैं क्योंकि मालूम है उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हो अगड़ा हो, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। और लोगों को याद है गेस्ट हाउस कांड, कभी तो सपा के लोग उनकी प्राण प्रतिष्ठा ले रहे थे, आज वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं मुलायम सिंह जी। मायावती जी अगर नकली पिछड़ा उनको कहती हैं तो गुजरात में मोदी जी का प्रचार करने को गई थी और ये क्यों कहा था कि मुसलमान कट्टरवादी होता है, इसलिए मैं मोदी का प्रचार करने आया हूँ। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री क्यों बनी थी। मैं इतना ही कहता हूँ कि मायावती ने बीजेपी को देख करके कहा है, बीजेपी की उत्पत्ति है मायावती जी। बात अगर सियासत की करें तो इस तस्वीर के 2 मायने। पहला ये कि विचारधारा को भुलाकर 2 अलग अलग सिद्धांतों के बीच सत्ता का समझौता हुआ है। दूसरा ये कि पीएम मोदी और बीजेपी से घबराकर दोनों नेता अपनी दुश्मनी भूलने को मजबूर हैं। हालांकि दोनों ही परिस्थितियों में ये दोस्ती ज्यादा दीर्घायु होती नहीं दिख रही है।
आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। नेताजी ने कहा कि आप हमारे बीच आई हैं, हम आपका आदर करते हैं और जिस तरीके से आपने मतदान और चुनावी समय पर आए हैं, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नेताजी कह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मायावती जी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद। अच्छा, बिहार की राजनीति में इन दिनों आरोपों का खेल खेला जा रहा है। लालू यादव ने आत्मकथा के जरिए नीतीश कुमार पर फिर से पलटी मारने के लिए तैयार रहने का आरोप लगाया, तो जेडीयू की बजाय बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। और ये तो भाई जानी पहचानी बात है कि लालू यादव के खिलाफ कुछ बोलना हो तो सुशील मोदी पीछे कैसे रहेंगे। तो सुशील मोदी ने अब उसी आधार पर लालू प्रसाद पर आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि चारा घोटाला के केस को कमजोर करने के लिए लालू और उनके करीबी प्रेमचंद गुप्ता अरुण जेटली से मिले थे। यही नहीं, दावा तो उन्होंने यहां तक कर दिया कि जब लालू पहली बार सांसद और मुख्यमंत्री बने थे तो संघ और बीजेपी ने ही मदद की थी। 2 बार प्रेम गुप्ता गए मिलने अरुण जेटली से और उसके बाद लालू प्रसाद यादव और प्रेम गुप्ता, ये दोनों अरुण जेटली से मिले और बड़ी आरजू मिन्नत की और कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम नीतीश जी की सरकार को गिरा देंगे और आप जैसा कहिएगा वैसा करेंगे, जनता दल यू को तोड़कर और बिहार में सरकार बना लेंगे। सिनेमा से जब राजनीति में कोई आता है तो वही दिक्कत होती है जो इन दिनों बिहारी बाबू, अरे वही अपने शत्रुघ्न सिन्हा को हो रही है। अब आप भी ये कहिएगा कि भाई राजनीति में वो कौन से नए हैं? नए नहीं हैं, लेकिन हरकत ऐसी दिखा रहे हैं जिससे पक्का लग रहा है कि नौसिखियां हो। दरअसल हुआ यह है कि उन्होंने ताजा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ा है, लेकिन उनकी पत्नी पूनम सिन्हा साइकिल पर सवार हो गई हैं और लखनऊ से बिहारी बाबू की पत्नी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बनी है। उसी लखनऊ से जहां से कांग्रेस का उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेता का जमकर प्रचार कर रहे हैं। अब यह मत पूछिएगा, इसे अगर समझने बैठिएगा तो फिर क्या होगा, माथा में सरदर्द ना होगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। परिवार का मुखिया होने के नाते, पति होने के नाते मेरा ये फर्ज है, धर्म है, मैं घर का परिवार का साथ दूं और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज इस कार्यक्रम में मैं अपने बच्चों के साथ ही पहले धक्का नहीं दिया जी। आपने क्या पार्टी स्टाफ प्रोसेस से परमिशन दी हुई थी आने के लिए? पहले ये जानकारी सबको है। अखिलेश यादव जी या डिम्पल यादव जी ने जब जोर दिया, उन्होंने निमंत्रण दिया, तो हमने सहर्ष इनसे बात करके हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसमें हम किसी को देखने या किसी को हराने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने को और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि चुनाव में अगर कुर्सी हाथ लग जाए तो पद और पावर दोनों मिल जाता है। रसूख ऐसा हो जाता है कि पुलिस से लेकर प्रशासन तक पर खूब सिक्का चलता है, लेकिन यही रसूख अगर कोई चुनाव से पहले ही दिखाने लगे तो फिर क्या कहिएगा। जमशेदपुर सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी चंपई सोरेन के बेटे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव बाबूलाल सोरेन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से उलझ गए। बाबूलाल सोरेन अपने समर्थकों के साथ जमशेदपुर से घाटशिला मुसाबनी की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के लिए गाड़ी रोकी, फिर क्या था, बाबूलाल सोरेन आग बबूला हो उठे। आप भी देखिए। मेरा सब आदमी है यहाँ पर, सब आदमी है मेरे पास, कुछ नहीं कर सकते। हम भी आप ही का आदमी, तो मेरा आदमी तो चुप रहो। हाँ तो ठीक है, आप दिखाइए ना, क्या दिखाएं? हम आपको गाड़ी तक चेक करना है। क्या चेक करना? जाओ।
बतकही जब शुरू होला तो कहीं रुकेला, इ तो ऐसा ही चलत रहेला। लेकिन क्या करिएगा, समय की पाबंदी है। तो आज बतकही में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।